देखिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पहले दिन से इस वैक्सीन की नीति पर लगता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना किसी से चर्चा करी है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लग रहा है हमारे देश में केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नीति ही नहीं है। अभी आप देखें कि दिल्ली में और पूरे देश में क्या हो रहा है, जगह जगह वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं, टीकाकरण के केंद्र हैं, वो बंद हो गए हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन क्यों नहीं है? क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। जब देश में अच्छा खासा उत्पादन हो रहा था, उस समय केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन को अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। युगांडा, नाइजीरिया जैसे देशों को भेज दिया। हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगाया। और आज राज्यों को छोड़ दिया है कि राज्य अपने सहारे, अपने बलबूते, उनसे जो बन पड़े जाएं और वैक्सीन खरीद कर लाएं, घरेलू मार्केट से भी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी। अब जहां भारत देश एक देश बनकर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जाता था और कहता था कि मैं पूरे भारत देश की ओर से आपके पास आया हूं, मुझे वैक्सीन सारी दे दीजिए और इस दाम पे हम खरीदेंगे। भारत के पास एक अच्छी खासी बार्गेनिंग की शक्ति होती थी, प्राइस निर्धारित करने की शक्ति होती थी। लेकिन आज भारत देश एकजुट होकर, एक एंटिटी बनकर नहीं, बल्कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि कुल मिलाकर 36 कंपनियां बनकर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहा है। अब राज्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलियां लगाएंगे। महाराष्ट्र पंजाब के खिलाफ बोली लगाएगा, छत्तीसगढ़ राजस्थान के खिलाफ बोली लगाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के खिलाफ बोली लगाएगा, दिल्ली तमिलनाडु के खिलाफ बोली लगाएगा। अब राज्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलियां लगाएंगे और जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उस राज्य को फाइज़र, मॉडर्ना जैसी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन्स अपना माल बेच देंगे। अगर भारत एकजुट होकर जाता तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता मजबूत और होती और साथ ही साथ टैक्स पेयर का पैसा बचता। कम दाम में ज़्यादा वैक्सीन और जल्द वैक्सीन निकल कर आती। डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक स्पेस भारत सरकार के पास, एक सरकार, राष्ट्र सरकार होने के नाते बहुत है। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की नीति नहीं होने के कारण राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया। और मैं बड़े संक्षेप में घरेलू मार्केट पे भी आपको बता दूं, आज राज्य 2 मैन्युफैक्चरर्स, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, जो हमारे घरेलू बाजार में हैं, इनके पास जाकर वैक्सीन खरीद रहे हैं। पहले केवल एक भारत सरकार इन 2 लोगों से खरीदती थी, तो दबदबा भारत सरकार का होता था। भारत सरकार कहती थी इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स को, भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को, कि 150 रुपये में लेंगे, देना है तो दे, नहीं देना तो अपने घर जा। खरीदारी एक है, अगर ये नहीं खरीदेगा तो और कोई खरीदारी नहीं है। तो जो रेट भारत सरकार बोलती थी उस पर ये खरीद लेते थे। लेकिन आज एक खरीदार से भारत सरकार ने सैकड़ों खरीदार बना दिए। अब सैकड़ों खरीदार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट अस्पताल सब मिलकर जा रहे हैं इनके पास और बोल रहे हैं अभी हमें खरीदना है। खरीदार सैकड़ों हो गए, बेचने वाले अभी भी 2 हैं। अब बेचने वालों की चल रही है। बेचने वाले बोलते हैं आंख दिखाकर कि इस भाव पे लेना है तो ले, नहीं तो दूसरा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक डुओपली, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं, एक डुओपली की सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसमें ये निजी मैन्युफैक्चरर जो है इनका बोलबाला है और राज्यों को नुकसान हो रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और आम आदमी की सरकार पर कि आप वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार की वैक्सीन नीति के बारे में सुझाव देना, उनकी गलतियों के बारे में उनको बताना ये राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या होती है? राज्य की नीति। हम राज्य की नीति पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आज लोग मर रहे हैं, एक त्रासदी पूरे देश में हो रही है, और मैं कहूँ ये एक जेनोसाइड से कम नहीं है। जब हमारे देश में जनवरी में वैक्सीन आ गई थी तो 3 महीने के भीतर हर देशवासी को क्यों नहीं लगवाई मोदी सरकार ने ये वैक्सीन? ये तो 300 सांसदों वाली मजबूत सरकार है। जब जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ही हफ्तों में देश की आधी आबादी को लगवा सकते हैं, हम कुछ महीनों में अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लगा सकते। हम तो इतना विशाल देश है, हमें करना चाहिए था। तो हम सवाल ज़रूर पूछेंगे, और सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। जिसके परिवार में कोई आदमी चला गया, जिसकी माँ अस्पताल में है, जिसका बाप घर पे अभी भी ऑक्सीजन का मास्क लगाकर सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, जूझ रहा है, उस बंदे की, उस व्यक्ति की दिल की आवाज़ आज प्रधानमंत्री जी से पूछती है कि हमारी देश की वैक्सीन नीति क्या है।
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बीच में कई खबरें आई कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों की मौत हुई। अब दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? देखिए, ऑक्सीजन की स्थिति जितनी खराब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में थी, आज उतनी खराब नहीं है, थोड़ी बेहतर हुई है। और समय समय पर जब जब हमें केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका शुक्रिया अदा भी करा है। सप्लाई अभी भी बहुत रेगुलर है कि नहीं है, इसके बारे में तो सरकार आपको अवश्य जानकारी देगी, लेकिन अप्रैल के मुकाबले मई में स्थिति ऑक्सीजन के मामले में थोड़ी बेहतर हुई है। दूसरी तरफ कोविड पैंडेमिक ने दिल्ली में के केसेस थे, बहुत सारे सैकड़ों परिवार को अनाथ कर दिया, सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया। तो क्या दिल्ली सरकार के पास या आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार मिलकर कोई ऐसी योजना बना रही है? नहीं, बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे समाजिक कल्याण मंत्री जी इस पर ज़्यादा विस्तार से आपको बता पाएंगे, लेकिन बिल्कुल सरकार आने वाले समय में इस पर गहन चिंतन करते हुए उचित फैसले भी लेगी। Vaccination drive begins in Delhi from May 3 for a age group of 18 to 44. But these days, looking at several vaccination sites is closed due to the non-availability of vaccine. Why? Look, I think the government of India simply has no vaccine policy. State after state is running out of vaccines. State after state is compelled to shut their vaccination centers. And this is happening because there is not adequate supply of vaccines. This acute shortage in the production of vaccines is because the government of India never planned in a systematic way, to vaccinate the entire population. Now there are 3-4 major problems with our vaccine policy. First is that in the domestic market, previously, it was the government of India that used to place orders and buy vaccines from these two manufacturers, that is Bharat Biotech and Serum Institute. Now the government of India says that every state can also buy, every union territory can also buy, every private hospital can buy. So the number of buyers have increased to several hundreds, but the sellers remain two. From essentially a buyer's market, this has become a seller's market, because these two sellers now enjoy duopoly, if not a monopoly. And they dictate price, they dictate terms, and they dictate the production capacities as well. So therefore, one suggestion that our Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji has made is waiver of patent, invoking compulsory licensing, and seamless technology transfer from these two companies to several pharmaceutical companies in India, so that every pharma company that has the capability can manufacture these vaccines in a secured environment. What will happen when several other companies start manufacturing these vaccines? Supplies will go up. Market will get flooded with these vaccines. And once the supplies increase, the price will also come down. As far as purchase in the international market is concerned, previously, Government of India as one entity, as one single agency, used to go overseas and negotiate with a Pfizer or a Moderna, etc. And because the Government of India enjoyed a huge bargaining power, it used to dictate terms and procure vaccines at the lowest possible price and in bulk quantities. Unfortunately, the Government of India has now enabled an environment where every state and every union territory will have to independently go to the international market, independently negotiate with these two vaccine manufacturers or three international vaccine manufacturers, and they will have to bid against each other. Tamil Nadu will bid against Bihar, Bengal will bid against Maharashtra, Madhya Pradesh will bid against Chhattisgarh, Delhi will bid against Rajasthan. It will be a complete chaos. States will be bidding against states. Where is one India in this? India gets lost, and therefore our bargaining power in the international market stands diminished. But BJP alleging that your government in Delhi is doing politics over vaccination. Look, if questioning the complete absence of a vaccine policy or non-application of mind while preparing a vaccination policy is politics, then they can accuse us of being political and making political comments. What is Rajniti? Rajniti is Rajya ki Niti. We are discussing state policy. If critical feedback is being given, the BJP should adhere to the critical feedback coming from the opposition, should listen to what Mr. Kejriwal is saying and revamp, redo its vaccine policy, because it's completely flawed. It is against the interest of the Indian state. And it really shows that this government
neither listens to its scientific advisor, nor has any good economist who they wish to listen to. This government has no policy. They have gone about designing this whole vaccination process in a haphazard manner, which is essentially a result of a knee-jerk reaction. And I'm sorry to say, this government has not even learned from the best practices overseas. You have the example of United States, which in the next few weeks will vaccinate its entire population. They have amassed stocks of vaccines, which has enabled them to vaccinate their entire population twice over. And still, the government of India has not learned. When Indians should have been vaccinated, the government of India was busy exporting vaccines to other countries. In the months of Feb, March and April, more vaccines were exported out of India than inoculated to its own citizens. Who votes for the Prime Minister? Who votes for BJP? People of Nigeria, Uganda, Bangladesh, to whom these vaccines have been given? Or the people of Bihar, Bengal and Delhi? Who votes for the Prime Minister? He must answer this. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।